तो लेट मी जस्ट रिवाइज दिस अगेन टू यू। रेगुलेशन 36 में क्या बोला है बेटा? रेगुलेशन 36 पहले तो बात कर रहा है किसके बारे में? रेगुलेशन 36 ऑफ IBBI, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016। ये IM के बारे में बात कर रहा है कि सब्जेक्ट टू रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 4 में क्या दिया है? सब्जेक्ट टू रेगुलेशन 4, यस रेगुलेशन 4 क्या है? होल्ड ऑन, अपने सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो एनी विच वे सब्जेक्ट टू रेगुलेशन 4, आरपी को क्या करना है बेटा? आरपी शेल सबमिट IM इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू ऑल द मेंबर्स ऑफ COC, ईच मेंबर्स ऑफ COC विद इन 2 वीक्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट या फिर 54 डे फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर। और IM में कौन कौन से डिटेल्स होंगे? तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का डिस्क्रिप्शन दे दो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, लास्ट 2 ईयर्स का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, विच हैज़ टू बी नॉट अर्लियर देन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देन ये मैंने सब बताया था ना, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स से पैसे मांग रहे हैं तो ये इनका नाम क्या है, कि इनका कितना क्लेम है, कितना इनका क्लेम सेटल हो चुका है, किसी की सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम है क्या, तो ये देखना है। फिर ये मैंने बताया था कि ये सब लाइन में खड़े सब रिलेटेड पार्टी है, तो रिलेटेड पर्टिकुलर्स ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम और टू CD विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज, ये गारंटी है, साइन आएगा मतलब गारंटी है। सो डिटेल्स ऑफ गारंटी दैट हैव बीन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ CD बाय अदर पर्सन, स्पेसिफाइंग गारंटर विच ऑफ द गारंटर रिलेटेड पार्टी, वो भी स्पेसिफाई करना है। उसके बाद मैंने बताया था एक तो पार्टनर है और एक मेंबर है, तो इनका नेम एंड एड्रेस देना अगर ये लोग 1% से ज़्यादा का स्टेक होल्ड कर रहे हैं तो। फिर मैंने बताया था कुछ लिटिगेशन है, कुछ मटेरियल लिटिगेशन या ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ है, तो वो बता दो। फिर मैंने बताया था कि ये CD ये सारे वर्कमैन एंड एम्प्लॉय है, तो इनके जो भी ड्यूज़ है, नंबर ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉय एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ CD टूवर्ड्स देम, ठीक है। फिर मैंने बताया था कोई अदर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सब रेगुलेशन 3 and 4 है इसका 36 का, तो वो क्या बोल रहा है देखना, दैट मेंबर ऑफ कमिटी में रिक्वेस्ट RP, मेंबर ऑफ कमिटी, जो मेंबर ऑफ कमिटी है ना, जो मेंबर ऑफ कमिटी जो कमिटी का मेंबर है ना, may request RP for further information of nature described in this regulation। RP जो है वो प्रोवाइड करेगा such information to all members in reasonable time if such information has bearing on resolution। RP shall share IM information memorandum after receiving an undertaking from member of committee that such resolution applicant shall maintain confidence। ये क्या है? लास्ट वाली लाइन पढ़ना बेटा, लास्ट लाइन पढ़ना क्या है देखना ज़रा। RP को क्या करना है बेटा? RP को क्या करना है? RP को क्या करना है बेटा? पढ़ा आपने? RP shall share वो जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है ना, दैट RP हैज़ टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आफ्टर रिसीविंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम मेंबर ऑफ कमिटी दैट सच रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल मेंटेन, कि RP जो है वो IM तभी शेयर करेगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को जब उसको अंडरटेकिंग मिल जाएगा फ्रॉम मेंबर ऑफ कमिटी दैट सच RA शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शैल नॉट यूज सच इंफॉर्मेशन टू कॉज एन अनड्यू गेन और लॉसेस टू इटसेल्फ और एनी अदर प्रमोटर or any other person and comply with 29(2). That's it, they say. Now what is section 28 says? Section 28 talks about approval of committee of creditors for certain actions. Section 28 says approval of committee of creditor for certain actions. So for certain action, committee of creditor has to give the approval. So certain action that may be taken by a resolution professional only with prior approval of the COC by vote of 66% of the voting share. So RP takes any of the एक्शन इन सेक्शन 28(1) विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट, तो वो एक्शन को हम वॉइड मान लेंगे। क्या बोला मैंने कि ये जो एक्शन दिया है ना 21 में, अगर RP जो है वो कंसेंट नहीं लेता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का फॉर दीज मैटर्स, तो वो जो भी क्या बोलते हैं, जो भी डिसीजन है, जो भी एक्शन है, हम उसको मानेंगे वॉइड। क्यों वॉइड मानेंगे? क्योंकि सेक्शन 28 बोल रहा है दैट सर्टेन मैटर्स के लिए RP हैज़ टू टेक अप व्हाट, RP हैज़ टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ देम। सब 28(1) में क्या बोला है? 28(1) में ये बोला है कि दीज आर द फॉलोइंग
what do we call it as, matters under which RP has to take prior permission. What are those? अगर RP को interim finance raise करना है more than the amount that has been approved by COC, पहली चीज़. Second, create करना है security interest over the assets of CD के assets पे कोई security interest create करना है तो फिर उसके बाद चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ CD बाय FPO या फिर बाय बैक करके या फिर रिडेम्पशन ऑफ CD करके, रिडेम्पशन इफ CD इज़ अ कंपनी, तो चेंज कर रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर. तो बेसिकली सर्टेन मैटर्स दैट RP हैज़ टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ COC बाय 66%. कौन कौन से मैटर है? एक तो इंटरिम फाइनेंस रेज करना है तो, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर किसी एसेट्स ऑफ CD पे लगाए तो. 6 चेंजेस के बारे में ना 6 पॉइंट्स है. पहला आ गया चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. अब बाकी के 5 पॉइंट भी देख लेते अबाउट चेंजेस. फिर चेंजेस में बोल रहा है रिकॉर्ड एनी चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ CD. अगर कोई भी चेंजेस आपको रिकॉर्ड करना है अबाउट ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ CD तो वो भी आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट आपको चेंज करना, अमेंड करना है तो. मेक एनी चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ CD और इट्स सब्सिडरी. CD की मैनेजमेंट या सब्सिडरी के मैनेजमेंट कोई चेंजेस करना है तो भी आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा. किसका बेटा? COC का. फिर मेक चेंजेस इन अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ मेक चेंजेस in the appointment or terms of contract of statutory auditor or internal auditor of the corporate debtor. Make changes in appointment or terms of contract of such personnel as specified by the COC. देखना है क्या है, ये सेम है. मेक चेंजेस इन अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, यहाँ पे है मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच पर्सनल एज स्पेसिफाइड बाय द COC. तो ये चेंजेस के बारे में 6 पॉइंट है कुछ जो आपको देखना है कि चेंजेस के बारे में ये बोला है. तो पहले हमने जो पढ़ा जिसमें किसको अप्रूवल लेना है बेटा, प्रायर अप्रूवल लेना है RP को, किसका? COC का, बिफोर डूइंग सच एक्ट. तो वो कौन कौन सा था? एक तो हमने देखा इंटरिम फाइनेंस रेज करना है तो एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर आप CD के इस पे एसेट्स पे लगा रहे हो तो. थर्ड हमने देखा कि 6 चीज़ें ना चेंजेस के बारे में बताइए कि आप चेंज कर रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, या फिर आप अमेंड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, या फिर आप चेंज कर रहे हो ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ CD, या फिर आप चेंज कर रहे हो मेक चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ द CD और इट्स सब्सिडरी, या फिर चेंज कर रहे हो the terms of make changes in the appointment or terms of the contract of statutory auditor, internal auditor. Same over here that make changes in the appointment of terms of contract of such personnel as specified by COC. COC अगर statutory auditor और internal auditor को छोड़ के किसी और के बारे में बोल रहे कि इनको भी चेंज करने से पहले या इनके अपॉइंटमेंट या टर्म्स ऑफ कंडीशन में चेंज करने से पहले हमको पूछना, तो आपको वो भी पूछना पड़ेगा. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स अबाउट चेंजेस, राइट गाइज. उसके बाद अब देखना उसके बाद कौन से पॉइंट है. उसके बाद है कि अगर आप कोई RPT कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तभी बता दो. आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तभी बता दो. आप डेलीगेट कर रहे हो RP, आप डेलीगेट कर रहे हो योर अथॉरिटी टू एनी अदर पर्सन तो भी बताना पड़ेगा. डिस्पोज कर रहे हो या परमिशन दे रहे हो डिस्पोज करने का शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर और नॉमिनी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा और देयर नॉमिनीज टू थर्ड पार्टी तो भी बताना पड़ेगा. आप ट्रांसफर राइट कर रहे हो transfer right of financial debt or operational debt under material contract otherwise than in ordinary course of business. मतलब आप ट्रांसफर राइट दे रहे हो या फाइनेंशियल डेट या फिर ऑपरेशनल डेट है अंडर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो भी बताना पड़ेगा. सो दीज आर द ओनली पॉइंट्स गाइज, दीज आर द ओनली पॉइंट्स. इफ आई टेल यू इन द शॉर्टकट तो 6 चेंजेस के पॉइंट है जो हमने किया. इंटरिम फाइनेंस के बारे में, एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है. 6 चेंजेस के बारे में कौन से वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. एक तो है चेंजेस के बारे में ओनरशिप इंटरेस्ट, एक था चेंज इन कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, एक था अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, एक था कि मैनेजमेंट ऑफ CD में कोई चेंज कर रहे हो, एक था मैनेजमेंट इन अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी या इंटरनल ऑडिटर. मेक चेंजेस इन अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच पर्सनल एज COC डिसाइड्स. तो ये तो चेंजेस के बारे में हो गया. उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ CD फॉर अ डेबिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी सच अकाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज डिसाइडेड बाय COC. तो आप डेबिट ट्रांजैक्शन के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो वो भी आपको COC से पूछ के करना पड़ेगा. तो इंस्ट्रक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कुछ है तो वो डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू अदर पर्सन तो पूछना पड़ेगा. डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या परमिशन दे रहे हो डिस्पोज ऑफ
करने का, शेयर्स ऑफ सीडी टू थर्ड पार्टी होते हैं नॉमिनी, तो वो भी बताना पड़ेगा, ट्रांसफर राइट, ऑपरेशनल डेट, फाइनेंशियल डेट अंडर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो भी बताना पड़ेगा। और दिस इज हाउ वी आर डन विद सेक्शन नंबर 28(1) जो बोलता है कि आपको आरपी का परमिशन लगेगा इन डूइंग दिस फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अगर आप इनका आरपी जो है अगर इनका प्रायर परमिशन नहीं लेता तो जो भी एक्टिविटीज़ हुई है वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है। 28(2) क्या है देखना, 28(2) जो है वो मैंडेट करता है आरपी को, 28(2) जो है वो मैंडेट करता है, 28(2) मैंडेट करता है आरपी को टू कन्वीन सीओसी मीटिंग एंड टेक अप्रूवल बाय वोट बिफोर टेकिंग अथॉरिटी बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अंडर सेक्शन 28(1) की 28(1) में कोई एक्शन लेना है ना तो आपको मैंडेटरीली आरपी आपको मैंडेटली क्या करना पड़ेगा, कन्वीन करना पड़ेगा सीओसी मीटिंग एंड टेक अप्रूवल बाय वोट बिफोर टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 28(1). उसके बाद है 28(3) में विच इज अप्रूवल बाय वोट ऑफ 66% लगेगा। 28(4) सेज दैट एक्शन टेकन अंडर सेक्शन 28(1) विदाउट सीओसी अप्रूवल तो फिर एक्शन वॉइड हो जाएगा। 28(5) सेज दैट सीओसी जो है अगर वो रिपोर्ट करेगा वॉइड एक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में अंडर सेक्शन 28(4) टू IBBI। इतना समझ में आया बेटा। फिर आता है रेगुलेशन 25 वोटिंग बाय द कमिटी, अब वो करेंगे हम। सो दिस इज रेगुलेशन 25 वोटिंग बाय कमिटी, अब ये देख लेते हैं। उसके बाद रेगुलेशन 39 है वो देखना है। चलो लेट्स डू इट, ठीक है। अब देखना क्या है सेक्शन रेगुलेशन 25 विच टॉक्स अबाउट वोटिंग बाय कमेटी की कमेटी वोट कैसे करेगी, तो उसके बारे में बोला है दैट एक्शन एज पर सेक्शन 28(1) टू बी कंसीडर इन मीटिंग ऑफ सीओसी, ठीक है, कि 28(1) के हिसाब से जो भी मैटर्स है वो सीओसी को कंसीडर होगा सिर्फ इन मीटिंग में। एक्शन अदर देन दोज एज पर सेक्शन 28(1) कि 28(1) के अलावा कोई एक्शंस है तो दैट मे बी कंसीडर्ड इन सीओसी मीटिंग, मतलब 28(1) वाले जो मैटर है वो तो मैंडेटली भाई मीटिंग में कंसिडर करना है, और अदर देन कोई एक्टिविटी है 28(1) वाली तो वो मे बी कंसिडर हो सकती है ना सीओसी मीटिंग। आरपी टू टेक वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ सीओसी एट कंक्लूजन ऑफ वोट, आरपी क्या करेगा, अनाउंस करेगा डिसीजंस टेकन ऑन आइटम्स अलॉन्ग विथ, ये क्या है देखना, एट कंक्लूजन ऑफ वोट, at conclusion of vote RP to announce decision at conclusion of vote, जब वोट जो है वो कंक्लूड होगा, at conclusion of vote at conclusion of vote RP जो है वो अनाउंस करेगा डिसीजन टेकन ऑन आइटम अलॉन्ग विद नेम्स ऑफ द मेंबर हु वोटेड फॉर अगेंस्ट एंड और एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। सो आरपी जब कंक्लूड करेगा ना वोट तो अनाउंस करेगा डिसीजन टेकन ऑन ईच आइटम्स और बताएगा नेम्स ऑफ द मेंबर कि किसने वोट किया है, किसने वोट फॉर किया है, किसने वोट अगेंस्ट किया है, किसने एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग कर ली है, ठीक है। उसके बाद आरपी शेल सर्क्यूलेट आरपी शेल सर्क्यूलेट मिनट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू मेंबर्स ऑथोराइज एंड ऑथोराइज मेंबर या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो जो भी मिनट्स है ना इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के आरपी जो है ना उसका काम क्या है, एक बार मीटिंग वगैरह ले ली उसके बाद जो भी मीटिंग के मिनट्स है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली किसको शेयर करेगा बेटा, मेंबर को करेगा कि मीटिंग में यही हुआ था, ऑथराइज या मेंबर या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एज द केस में भी। कब करेगा, विद इन 48 आवर्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, मतलब जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वहाँ से 48 आवर्स में सबसे पहले आरपी क्या करेगा, जो मिनट्स है मीटिंग के वो मेंबर को दे देगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। नाउ आरपी शैल ऑल्सो सीक अ वोट हु डिड नॉट वोट एट मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज पर रेगुलेशन 26 एंड वेयर वोटिंग टू बी ओपन फॉर 24 आवर्स फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स। मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि मिनट्स तो सर्कुलेट करने का काम है विद इन 48 आवर्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। फिर आरपी जो है वो वोट और ले सकता है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और वेयर वोटिंग टू बी ओपन फॉर 24 आवर्स फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ मिनट, जब मिनट आपने सर्कुलेट कर दिया आरपी ने, सो वेयर वोटिंग टू बी ओपन फॉर 24 आवर्स फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ मिनट, जब मिनट सर्कुलेट किया वहाँ से वोटिंग जो है वो 24 आवर्स में ओपन रहेगा। सो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है शेल सर्कुलेट मिनट्स टू क्रेडिटर्स एंड अनाउंस वोटिंग window open for 24 hours before window opens for voting instruction and keep the voting window open for at least 12 hours,
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि आरपी क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा मिनट्स, जो भी मीटिंग का कंक्लूजन हुआ मिनट्स सर्कुलेट करेगा किसको, सारे मेंबर्स को या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एफसी को। उसके बाद वो जो है आरपी शेल ऑल्सो सर्कुलेट आरपी शेल सीक अ वोट who did not vote at the meeting by electronic means as per regulation 26 where voting to be open, ठीक है, जहाँ पे वोटिंग ओपन है for 24 hours आफ्टर द सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, वो सर्कुलेट करेगा मिनट्स किसको बेटा, एफसीज को, टू क्रेडिटर्स एंड अनाउंस करेगा दैट वोटिंग विंडो ओपन है फॉर 24 आवर्स बिफोर विंडो ओपन्स फॉर वोटिंग इंस्ट्रक्शन। जब तक विंडो ओपन नहीं हो, मतलब विंडो जो है ओपन फॉर वोटिंग इंस्ट्रक्शन की, वोटिंग इंस्ट्रक्शन कैसे करना है ये वो, तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एफसीज को बताना पड़ेगा। एंड बिफोर विंडो ओपन फॉर इंस्ट्रक्शन एंड कीप द वोटिंग विंडो ओपन फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। सो दिस वॉज रेगुलेशन 25 which talked about voting of the committee कैसे होगा। Now we are talking about regulation 39 which is also there in chapter 4। तो ये थोड़ा शॉर्ट में दिया है, हम gonna take it from there only, क्योंकि उधर अच्छे से दिया है ना, तो फिर कुछ मतलब नहीं है ना यहाँ से करके। होल्ड ऑन। सो यहाँ पर देखना, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय कमेटी, कि जो रेजोल्यूशन प्लान लाया है 3-4 लोगों ने, उसका अप्रूवल कैसे होगा। तो रेगुलेशन 39 में सिर्फ इतना बोला है, लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय कमेटी। सो आरपी क्या करेगा, वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द कोड टू द कमिटी। द कमिटी शेल evaluate the resolution plan as per the evaluation metrics, record deliberation on the feasibility and viability of each resolution plan and vote करेगा on each such resolution plan simultaneously। where only one resolution plan is put to vote तो क्या, where 2 or more resolution are put to vote तो क्या, when 2 or more resolution plan put to vote but receive the similar equal votes तो क्या, where none of the resolution plan receive the requisite vote तो फिर क्या। तो उसके बाद आरपी जो है वो रेजोल्यूशन प्लान एटलीस्ट 15 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी जब होना चाहिए तब ए को सबमिट कर देगा। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, क्या प्रोसीजर है। सो बेसिकली रेगुलेशन 39 सबसे पहले क्या बोल रहा है, दैट आरए सबमिट रेजोल्यूशन प्लान इन फाइनल लिस्ट अलॉन्ग विद, कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है ना बेटा, वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान इन फाइनल लिस्ट। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान इन फाइनल लिस्ट अलॉन्ग विद an affidavit that it is eligible under section 29A। अगेन व्हाट इज सेक्शन 29A, वो भी चैप्टर 4 में आता है, इसमें ही है। 29A क्या है बेटा, ये है दिस वन, पर्सन नॉट एलिजिबल टू मेक टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, कि कौन सा पर्सन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता, और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता है तो रेजोल्यूशन प्लान कहाँ से ही दे सकता है, राइट। तो कुछ है ऐसे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, विलफुल डिफॉल्टर, फिर डायरेक्टर जो कि कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर नहीं बन सकता, फिर कन्विक्शन के ऊपर है, प्रमोटर, गारंटर, ये सब चीज़ों के ऊपर है। तो ये सारे जो पर्सन है वो बेसिकली क्या नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो वो वही बोल रहा है कि आरए जब सबमिट करेगा ना रेजोल्यूशन प्लान एंड फाइनल लिस्ट अलॉन्ग विद, तो वो कुछ अंडरटेकिंग देगा, एफिडेविट देगा दैट ही इज़ एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 29A। अंडरटेकिंग देगा बाय आरए दैट एवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू एंड करेक्ट है, एंड डिस्कवरी ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल रेंडर द एप्लीकेंट ineligible to continue in CIRP, forfeit any refundable deposit and attract the penal provision. Resolution plan which does not comply with provision of sub-regulation 1 shall be rejected। मतलब अगर ये नहीं है, समझ आ रही है आपको, अगर रेजोल्यूशन प्लान 29A में एलिजिबल है नहीं है, लेकिन आपने अंडरटेकिंग नहीं दिया, आपने अंडरटेकिंग नहीं दिया कि आप जो बोल रहे हो वो ट्रू एंड फेयर है, अगर आप ये नहीं दे रहे हो तो आपका जो रेजोल्यूशन प्लान है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि 29A1 में आपको 29A में आपको बताना है कि आप एलिजिबल हो, आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए एलिजिबल हो। पहली चीज़ आपको ये भी अंडरटेकिंग देनी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो ट्रू एंड फेयर है, और अगर हमको अगर पता चला कि कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इनएलिजिबल हो जाएगा टू कंटिन्यू सीआरपी। हम उसकी रिफंडेबल कोई डिपॉजिट है तो उसको फोरफिट कर लेंगे और अट्रैक्ट कर देंगे पेनल प्रोविजन, ठीक है। और अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं करते हो तो हम क्या कर देंगे, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है देखना,
सेकेंड देखना क्या है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है आरपी जो है वो सबमिट करेगा सीओसी ऑल रिजोल्यूशन प्लान इफ कंप्लाई विथ आईबीसी कोड अलॉन्ग विथ फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन इफ एनी ऑब्जर्व्ड बाय हिम ऑफ, मतलब वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसको अगर लगता है कि रिजोल्यूशन प्लान जो है वो कंप्लाई कर रहा है आईबीसी कोड के हिसाब से, तो उसके साथ साथ अगर कोई फॉलोइंग डिटेल्स भी वो देगा ट्रांजैक्शन का, इफ़ एनी ऑब्जर्व्ड बाय हिम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस कुछ है, कुछ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन है, कुछ एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, ए ने कुछ ऑर्डर दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज मैटर्स, तो ये क्या है PUEF, इसका कुछ बन सकता है क्या? पफ तो बन सकता है वैसे, पफ प्यूफ उफ नहीं हो सकता ना, UPEF क्या बनेगा इसका? प्यूफ बनेगा मेरे ख्याल से, प्यूफ अच्छा रहेगा। तो क्या देगा अगर आरपी को लगता है अलॉन्ग विथ फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन इफ एनी ऑब्जर्व्ड बाय हिम, प्यूफ दैट इज पी से क्या था बेटा? प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, यू से था अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, ई से था एक्सटॉर्शनेट एंड एफ से था फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, एंड एक ऑर्डर भी है तो प्यूफो डाल दो फिर, ऑर्डर्स बाय ए प्यूफो। अगर उसको आरपी को लगता है कि आईबीसी कोड के साथ कंप्लाई कर रहा है तो ये चीज़ों पे भी प्यूफो पे भी वो नज़र डालेगा, देखेगा प्यूफो तो नहीं, अगर रहेगा तो प्यूफो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद है द कमिटी शेल COC, अब ये क्या है कि जो COC है COC शेल एवेल्यूएट की रिजोल्यूशन प्लान एज पर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स है क्या, ठीक है, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी चेक करेगा रिजोल्यूशन प्लान का एंड अकॉर्डिंगली वोट करेगा। अब वेर ओनली वन रिजोल्यूशन प्लान इज पुट टू वोट, ठीक है, एक ही रिजोल्यूशन प्लान आया है तो हम वो COC जो है वो कंसिडर करेंगे, कंसिडर अप्रूव इफ इट, मतलब कंसिडर करेंगे ना, अगर उसको रिक्विजिट वोट जितना चाहिए 66% का अगर वो उसको मिल रहा है अप्रूव करने के लिए तो फिर कंसिडर करेंगे अगर एक ही रिजोल्यूशन प्लान है। अगर दो या उससे ज़्यादा रिजोल्यूशन प्लान आया है तो जो हाईएस्ट वोट जाएगा उस प्लान को, हाईएस्ट बट नॉट लेस देन द रिक्विजिट, राइट, मतलब समझो ऐसा हो गया कि 3-4 प्लान मिले, सबको 65 के अंदर ही मिला है परसेंट, तो चलेगा क्या? हाईएस्ट ले सकते हो क्या आप? नहीं, 66 से तो ज़्यादा होना चाहिए ना, रिक्विजिट वोट से तो ज़्यादा होना चाहिए ना। वेयर 2 और मोर रेजोल्यूशन प्लान रिसीव इक्वल वोट्स बट नॉट लेस देन रिक्विजिट वोट, इन दैट केस शुड अप्रूव एनी ऑफ देम, इक्वल वोट मिला है तो। वेयर नन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान रिसीव्स एनी रिक्विजिट वोट, तो कमिटी शैल अगेन पुट टू वोट for the resolution plan and see if that can receive the highest vote, ठीक है। अब यहाँ पर देखना परसेंट ऑफ वोट्स इन प्लान ए एंड परसेंट ऑफ वोट्स इन प्लान बी, अभी जो हमने पढ़ा उसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे प्लान ए में 55 मिला, यहाँ पे 60, मतलब दोनों को भी रिक्विजिट वोट से कम मिला है, तो नो प्लान इज अप्रूव्ड, अगेन वोट करना पड़ेगा ना, विच रिसीव द हाई वोट सब्जेक्ट टू द कमिटी शैल वोट अगेन ऑफ कोर्स, जब तक हाईएस्ट नहीं मिल जाता। सेकेंड है कि इसमें 66% मिला है और इसमें 67% मिला है, ठीक है, तो आप 67 वाला चूज़ कर लोगे ना, हायर वोट्स वाला, और इसमें 69 मिला है, इसमें भी 69 मिला है, दोनों में इक्वल वोट मिला है, तो आप एनी ऑफ दीज कैन बी चूज इन बिटवीन। चलो अब फोर्थ वाला क्या है पॉइंट देखना बेटा कि आरपी जो है वो सबमिट करेगा रिजोल्यूशन प्लान टू AA, ठीक है, आरपी जो है वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय कमिटी। नाउ द रेजोल्यूशन प्लान एज वी ऑल नो कि हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय कमिटी, तो जब आरपी जो है वो रेजोल्यूशन प्लान देखा कि कमिटी ने अप्रूव कर दिया तब वो अब किसको सबमिट कर देगा? ए को सबमिट कर देगा। एटलीस्ट CRP जब आपका ख़त्म हो जाना चाहिए उसकी 15 डेज़ प्रायर आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना पड़ेगा AA को, एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इन फॉर्म H ऑफ स्केड्यूल, एंड एविडेंस ऑफ रिसीट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो देना पड़ेगा। आरपी जो है वो सेंड करेगा कॉपी ऑफ ऑर्डर टू AA अप्रूविंग और रिजेक्टिंग रेजोल्यूशन प्लान टू पार्टिसिपेंट्स एंड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ये क्या देखना, The resolution professional shall forthwith send a copy of order of AA adjudicating authority approving और rejecting, मतलब A जो है वो अप्रूव करे या रिजेक्ट करे, लेकिन जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो तो उसको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को देना पड़ेगा। नाउ रेजोल्यूशन प्लान जो है इंटीमेट करेगा ईच क्लेमेंट, सॉरी आरपी जो है वो विद इन 15 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ AA अप्रूव करेगा रेजोल्यूशन प्लान को,
approving resolution plan, intimate each claimant for payment of debts under such resolution plan. नहीं, RP जो है within 15 days of order of AA अप्रूविंग का रेजोल्यूशन प्लान इंटीमेट करेगा. एक बार AA ने ऑर्डर दे दिया ना तो उसके 15 दिन में RP जो है वो हर एक क्लेमेंट को इंटीमेट करेगा और बताएगा कि क्या प्रिंसिपल क्या अमाउंट वो पे करने वाला है. उसके बाद प्रोविजन इन रेजोल्यूशन प्लान विच वुड अदरवाइज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स. यहाँ पे provision in resolution plan which would otherwise require the consent of the member or partners of company shall take effect notwithstanding that such consent has not been obtained. क्या है देखना ये provision in resolution plan which would otherwise require the consent of the member. Provision in resolution plan which would otherwise require the consent of the members or partners of a company. Provision in resolution plan which would otherwise require the consent of the member or partner of the CD so shall take effect notwithstanding that such consent has not been obtained. ये क्या है मतलब देखना. प्रोविजन इन रेजोल्यूशन प्लान, अगर रेजोल्यूशन प्लान में ऐसा कोई प्रोविजन है विच वुड जो पहले मतलब विच वुड अदरवाइज रिक्वायर मतलब नॉर्मली तो रिक्वायर करेगा ना कंसेंट ऑफ मेंबर और पार्टनर ऑफ CD अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. की कॉर्पोरेट डेटर की लिस्ट से AOA में लिखा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो COC का अप्रूवल लगेगा नॉर्मली. नाउ जैसे कि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हो गया, कोई अदर डॉक्यूमेंट हो गया ऑफ सिमिलर नेचर. सो शेल टेक इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच कंसेंट हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड. So shall take effect notwithstanding that such consent has not been obtained, and no proceeding shall be initiated against IRP/RP for any actions of CD prior to the insolvency commencement date. कि insolvency commencement date के पहले CD के कुछ actions पे IRP/RP को कोई भी action नहीं होगा. Creditor who is aggrieved by non implementation of resolution plan approved may apply to AA. तो इतनी सारी चीज़ें, ये उसका समरी डायग्राम है अभी कि RP जो है वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द कमिटी टू AA एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू इंसॉल्वेंसी एंड डेट. इन्फॉर्म एच AA एक्सेप्ट किया रिजेक्ट करेगा रेजोल्यूशन प्लान को. RP जो है वो सेंड करेगा कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ AA एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग द रेजोल्यूशन प्लान टू पार्टिसिपेट एंड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. ऑन अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान RP टू इंटीमेट ईच क्लेमेंट द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मूले फॉर द पेमेंट ऑफ डेट विद इन 15 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ AA. So these were like the procedures of regulation 39. Okay guys, इसके आगे तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा. नहीं, ठीक है. So we are quite done with that now. Regulation 39. Now we gonna do this one. कुछ case laws है वो कर लेते हैं. ठीक है. Now read this one case law. Lawyer can issue demand notice on behalf of OC. Lawyer can issue demand notice on behalf of OC. So what has happened in the matter of Macquarie Bank Limited versus Shilpi Cable Technologies Limited? Supreme Court settled the legal proposition under the Insolvency IBC 2016 to hold that Section 93C of the code is directory and not mandatory in nature. पहला. सेकेंड, डिमांड नोटिस अंडर कोड कैन बी इशूड बाय लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द OC. तो ये दो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था ऑन दैट. सो ये देखना, विथ रेफरेंस टू द अफोरसेड इश्यूज, two-judge bench of the Supreme Court made the following observation that under section 93C of the code, a copy of certificate from the financial institution, a copy of certificate from the financial institution maintaining accounts of the OC confirming that there is no payment of an unpaid operational debt by the CD is certainly not a condition precedent to triggering the insolvency process under the code. So the expression confirmed makes it clear that this is only a piece of evidence, okay, important piece of evidence which only confirms that there is no payment of an unpaid operational debt. Therefore section 93C of the code would have to be construed as being directory in nature, because वो एक evidence है. वो mandatory कैसे कर सकते हो ना आप, वो एक एविडेंस के बेस पे ले सकते हो. तो एविडेंस कोई मैंडेटरी थोड़ी होता है, डायरेक्टरी होता है ना. तो वो बताया. थर्ड, सेकेंड कि डिमांड नोटिस कैन बी इशूड बाय लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ OC. सो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सेक्शन 8 ऑफ द कोड स्पीक्स ऑफ एन ऑपरेशनल क्रेडिटर डिलीवरिंग अ डिमांड नोटिस इफ द लेजिस्लेचर विश टू रिस्ट्रिक्ट सच डिमांड नोटिस बीइंग सेंड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर हिमसेल्फ. So expression used would perhaps has been issued and not delivered. So delivery therefore would
postulate that such notice could be made by authorized agent also. So Supreme Court observed that Section 8 of the Code speaks of an OC delivering a demand notice. So, and if legislature wished to restrict such demand notice being sent by the operational creditor himself, the expression used would perhaps have been issued and not delivered. Delivery therefore would postulate that such notice could be made by the authorized agent. फिर सेकेंड क्या है जो अपने को करना है CRI के हिसाब से, दैट फ्लैट बायर्स कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बिल्डर्स अंडर द कोड. क्या बोला देखना, फ्लैट बायर्स जो है कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बिल्डर्स अंडर द कोड. सो निखिल मेहता एंड सन्स एंड अदर्स वर्सेस AMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. इसको ऐसे याद रखो, निखिल मेहता एंड सन्स वर्सेस AMR इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड. इनके केस में क्या हुआ था, परचेज ऑफ रियल एस्टेट अंडर एन अश्योर्ड रिटर्न प्लान वुड बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर द पर्पस ऑफ कोड एंड इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू इनिशिएट CIRP अगेंस्ट द बिल्डर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सच अश्योर्ड कमिटेड रिटर्न इन. क्योंकि जब आप रियल एस्टेट को परचेस करते हो ना, तो हम मानेंगे कि वो अश्योर्ड रिटर्न प्लान है, ठीक है. तो अगर आप पेमेंट नहीं, मतलब अगर आपको घर नहीं मिलता है, इन दैट केस नॉन डिलीवरी ऑफ यूनिट होगा, ठीक है. तो फिर क्या है देखना, डेट इन दिस केस वॉज डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी which is the primary ingredient that is required to be satisfied in order for arrangement to qualify as financial debt and for lender to qualify as financial creditor under the scheme of the code. So any amount raised from an allotee under a real estate project shall be deemed to be an amount having the commercial effect of a borrowing in the matter of Pioneer Urban Land West Infrastructure Limited. Honorable Supreme Court has held the amount raised from allottees under a real estate project would be subsumed within section this, even without adverting to the explanation introduced by the amendment. As such, all the allottees under real estate project, whether under assured return plan or not, shall fall under the definition of financial creditor. ठीक है. फिर टाइम लिमिट है फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ पिटिशन अंडर द कोड इज़ डायरेक्टरी और मैंडेटरी. की जो 14 दिन का टाइम लिमिट वाला सीन है ना, कि 14 दिन में वो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी, दैट टाइम लिमिट इज़ डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी. अच्छा, किसी और चीज़ के बारे में बात करें. सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जोगीलाल कमलापत Jute Mills Company Limited. So it was further held that provision of removing the defects in an application within 7 days is directory and not mandatory in nature. The court clarified that while interpreting the provision of directory in nature, if the objections are not removed within 7 days. So basically 7 days की बात कर रहा है कि जो 7 days है ना, कि एप्लीकेशन में याद है हमने पढ़ा था, दिखा दूँ आप लोगों को, वरना कहाँ याद आता है आप लोगों को. देखना यहाँ पे मैंने कहा था ना कि एडमिशन या रिजेक्ट करने के पहले बिफोर रिजेक्टिंग 7 days नोटिस टू बी गिवन टू एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई एप्लीकेशन. ये डायरेक्टरी है बेटा, ये डायरेक्टरी है. ओके, ये डायरेक्टरी है 7 days वाला. फिर रोल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन CIRP की कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का क्या रोल है CIRP में, तो वही एसआर स्टील लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता की रोल ऑफ क्या बोला हमने, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. So it has emphasized the primary of the commercial wisdom of CSE in the resolution process as to whether to rehabilitate the corporate debtor or not by accepting a particular resolution plan. It also state that prior to approving the resolution plan, committee is required to assess the feasibility and viability. ये इतना important, ये commercial effect मिला है, that's it, वो बताने की कोशिश हो रही है. Now focus on this one, ये CRI का पार्ट है. कितने पढ़ने मैम, कितना पढ़ाओगे? 1 2 3 4 जजमेंट यहाँ पर है, फिर एक 39A पढ़ना है, फिर एक ये भी पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, और 2 चैप्टर CRI के कंप्लीट. ठीक है, इतना ही पढ़ना है और देखते हैं. सो रीड दिस वन. सेक्शन 14 जो है लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू एप्लीकेशन. Section 14 of Limitation Act applies to application under Section 7 of IBC, and Court Tribunal can condone delay under Section 5 Limitation Act even in the absence of a formal application.
इस केस को पढ़ना, फिर जजमेंट को पढ़ना। एनक्लेट ने क्या किया, एनक्लेट बेसिकली रिजेक्टेड द कंटेंशन रेज्ड बाय सीडी दैट सिंस द अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एनपीए। ठीक है, अकाउंट सीडी जो है वो बेसिकली एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया ऑन 31 March 2013। एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 of IBC हैज़ बीन फाइल्ड ऑन 27 August 2018, दैट इज आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years and 5 months from the date of accrual of the cause of action. So the application filed by financial creditor is barred by limitation. So NCLT held that financial creditor had bona fide within the period of limitation initiated proceedings under SARFAESI Act. So Enclate ने बोला, Enclate found that the application of the FC under section 7 of IBC was within the limitation. तो अब judgment क्या है ABC केस पे, section 5 and section 14 of Limitation Act are not mutually exclusive. Even in the case where section 14 does not strictly apply, principle of section 14 can be invoked to grant relief to an applicant under section 5 of the Limitation Act. section 14 जो है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता है, एक लिमिटेशन पीरियड बताता है, section 5 जो है वो ग्रांट करता है रिलीफ। सो बाय पर्पसिवली कंस्ट्रक्टिंग सफिशिएंट कॉज अगर है तो इट इज़ वेल सेटल्ड दैट ओमिशन टू रिफर टू द करेक्ट सेक्शन ऑफ स्टैट्यूट डज नॉट विटिएट एन ऑर्डर। सो एट द कॉस्ट ऑफ द रिपीटेशन इट इज reiterated that delay can be condoned irrespective of whether there is any formal application. if there are मतलब उसका बोलने का क्या मतलब था, इसका बोलने का ये मतलब था कि इसने तो कंडोनेशन के लिए कोई फॉर्मल एप्लीकेशन भी नहीं दी है, फिर आप कैसे कंडोन कर सकते हो। तो बेसिकली जजमेंट में ये आया कि इसके पहले भी तो सफाइजी में घूम रहा था ना, तो उसके पास सफिशिएंट कॉज है, तो डिले कैन बी कंडोन इवन विदाउट एप्लीकेशन इन सच केसेस। ये था केस। उसके बाद है रेरा एंड आईबीसी मस्ट बी हेल्ड टू को एग्जिस्ट। अब ये क्या है, रेरा एंड द आईबीसी मस्ट बी हेल्ड टू को एग्जिस्ट। सो पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या हुआ, रेरा जो है इज इन द एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, ऑल्सो मेक्स इट क्लियर दैट रेमेडीज अंडर रेरा टू अलॉटीज अंडर इंटेंडेड टू बी एडिशनल एंड नॉट एक्सक्लूसिव रेमेडीज। अब ये देखना क्या बोल रहा है, पायोनियर अर्बन लैंड वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में क्या हुआ था, रेरा जजमेंट आया था दैट रेरा इज इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, ऑल्सो मेक्स इट क्लियर दैट रेमेडीज अंडर रेरा टू अलॉटीज वर इंटेंडेड टू बी एडिशनल एंड नॉट एक्सक्लूसिव रेमेडीज, कि यही रेमेडीज नहीं है जो रेरा में दिए वही रेमेडीज दिए, दीज आर नॉट एक्सक्लूसिव बट एडिशनल रेमेडीज। सो इट इज क्लियर देयरफॉर दैट इवन बाय अ प्रोसेस ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रेरा एंड द आईबीसी कोड मस्ट बी हेल्ड टू coexist. Even event of a clash, RERA must be given way to the code. RERA must give way to the code. RERA therefore cannot be held to be a special statute which is in the case of conflict override the general statute with the code. अब इसको फिर से पढ़ना, IBC प्रिवेल करेगा, ठीक है, रेरा के साथ आ जाए टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के साथ, किसी भी एक्ट के साथ आ जाए IBC वुड ऑलवेज प्रिवेल। सो पायोनियर अर्बन लैंड वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के केस में क्या हुआ था, रेरा को बोलता कि रेरा एक्सक्लूसिव रेमेडी देने वाला एक्ट नहीं है, ठीक है, रेरा एंड आईबीसी कैन को एग्जिस्ट एंड इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आईबीसी वुड प्रिवेल। थर्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रमेश कायमल वर्सेस साइमंस गमेशा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या हुआ था बेसिकली, अच्छा ये केस अगेन मैंने पढ़ाया है किससे में, तो होल्ड ऑन, ये केस मैंने पढ़ाया है चैप्टर 4 में आएगा इसे, होल्ड ऑन। ये चैप्टर 3 में ही हमने पढ़ा था, इसी वीडियो में है, ये रमेश कायमल वर्सेस साइमंस गणेशा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने आपको इसमें बताया था रमेश कायमल वर्सेस साइमंस गणेशा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड में बेसिकली क्या हुआ था, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट डेटा वॉज अफेक्टेड ऑन सेट ऑफ सेक्शन कोविड-19 पैंडमिक की वजह से फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी सीडी की, सो विच वुड लीड टू इंस्टेंसेस ऑफ सीडी गोइंग अंडर लिक्विडेशन और नो लॉन्गर रिमेनिंग एज अ गोइंग कंसर्न। सो दिस वुड गो अगेंस्ट द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ आईबीसी बिकॉज आईबीसी फील्स लाइक कि रिकवरी के लिए ये मैकेनिज्म नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर लिक्विडेटिंग, दिस इज़ मेकिंग श्योर दैट द कंपनी इज़ गोइंग कंसर्न एंड कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर ले।
So this has been noted by two judge and Swiss Rebin Limited Union of India speaking through justice. So code is first and foremost a code for reorganization and insolvency resolution of CD, maximization of value of assets of such persons so that they efficiently run as a going concern is another very important objective of the code. This in turn will promote entrepreneurship, as the person in management of CD are removed and replaced by entrepreneurs, and enhances the viability of the credit in hands of the banks and financial institution, interest of all stakeholders, timely resolution of CIRP. Then even in liquidation, liquidator can sell the business as a going concern. Hence the embargo contained in section 10A must receive a purposive construction which will advance the object and which was sought to be achieved by enacting the provision. We are therefore unable to accept the contention of the appellant. तो अब अगर हम इस केस को देखेंगे ना बेटा, कहाँ गया वो केस, यहाँ पर है, रमेश काइमल वर्सेस साइमंस गणेशा प्राइवेट लिमिटेड. इसमें क्या लिखा है मैंने, जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ CRP इज द डेट ऑन विच फाइनेंशियल Supreme Court observed that date of the initiation of CRP is the date on which financial creditor, OC or CD corporate applicant makes an application to AA for initiating the process. On the other hand, the insolvency commencement date is the date of admission of application. So the distinction is also evident from the provision of subsection 7(6), subsection 9, 6 and 5 of subsection 10. Section 7 deals with initiation of CIRP by financial creditor. Section 8 provides for this and section 10 provides for this. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना कि आंसर क्या लिखना है, दैट्स इट. ठीक है. फिर है मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर. मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर. सो इसमें क्या हुआ था ये भी मैं मार्क कर देती हूँ, फिर आप लोग के पास आते हो. ये लास्ट है क्या बेटा, सबका क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यही होगा. नहीं, इसके बाद अपने को ये पेज करना है, ये पेज करना है, फटाफट ख़त्म करेंगे इसको चैप्टर को.